नमस्कार, मैं आशित त्यागी युग करवट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले आज की कुछ खास खबरें। गाजियाबाद में स्वास्थ्य विभाग ने आज से संचारी रोग नियंत्रण अभियान शुरू किया है। इस अभियान की शुरुआत घंटाघर रामलीला मैदान से की गई। यहां एक रैली निकाली गई जिसको विधायक अतुल गर्ग ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह अभियान 31 अक्टूबर तक चलेगा। आज से 31 अक्टूबर तक गाजियाबाद में संचारी रोग नियंत्रण अभियान चलाया जाएगा। अभियान की शुरुआत जागरूकता रैली से हुई। रैली घंटाघर रामलीला मैदान से शुरू हुई, जिसको विधायक अतुल गर्ग ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान विधायक अतुल गर्ग ने कहा कि इस अभियान के तहत जहां लोगों को रोगों को नियंत्रण में रखने की जानकारी दी जाएगी, वहीं लोग भी अपने आसपास सफाई का ध्यान रखेंगे। और अच्छे स्वास्थ्य के लिए सफाई अभियान के लिए तो ये सरकार के निर्देश पर आज हमारे स्वास्थ्य विभाग ने और नगर पालिका ने मिलकर, नगर निगम ने मिलकर के ये अभियान चलाया है जन जागृति के लिए, जिसके अंदर स्कूल के बच्चों ने अपना भाग लिया है और उसका आज एक प्रोसेशन निकला है, जुलूस भी निकाला गया है। तो उम्मीद है कि सब लोग इस तरफ ध्यान देंगे। सीएमओ डॉक्टर भवतोष शंकर ने बताया कि 31 अक्टूबर तक संचारी रोग नियंत्रण अभियान चला जाएगा। इसमें 16 से 31 अक्टूबर तक दस्तक अभियान चलेगा। इसमें घर घर जाकर स्वास्थ्य विभाग की टीमें बीमार और बुखार से पीड़ित लोगों का डाटा लेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद के मोर्टी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाने की मांग पर पिछले 12 दिन से धरना चल रहा था। आज ये धरना समाप्त हो गया है। दरअसल यूपीसीए की तरफ से नवरात्र में निर्माण कार्य शुरू करने का आश्वासन दिया गया है। यह आश्वासन गाजियाबाद क्रिकेट एसोसिएशन के चेयरमैन राकेश मिश्रा ने दिया। जो पिछले 3 साल से जो प्रशासन का जो एक उदासीन रवैया था स्टेडियम को लेकर के, उसमें एक बहुत बड़ा रोल 2 साल का कोविड का भी रहा, जिसकी वजह से कि ये स्टेडियम की जो लगातार लंबित होता जा रहा था, उसमें अभी हाल ही में जो प्रशासन का जो एक सकारात्मक रुख देखने को मिला है और जिस तरीके से एक त्वरित कार्रवाई इस स्टेडियम की सभी बाधाओं को दूर करने के लिए हो रही है, उसी को दृष्टिगत रखते हुए हमारे बीसीसीआई के उपाध्यक्ष और यूपी क्रिकेट एसोसिएशन के सर्वेसर्वा माननीय श्री राजीव शुक्ला जी के समक्ष भी ये सारी स्थिति जो है ना पहुंची और उस सबको दृष्टिगत रखते हुए, जो कि उनका ड्रीम था कि भाई पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक शानदार स्टेडियम बने, उसी को दृष्टिगत रखते हुए अब हम इस स्टेडियम की जो मुझे लग रहा है कि लगभग बाधाएँ जो हैं वो लगभग दूर हो गई हैं। गाजियाबाद के मोदी नगर में एक अजीब ही घटना सामने आई है। यहाँ आर्यन नाम के एक युवक ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके भाई ने उसे गोली मार दी। जांच में पुलिस को उसके भाई की लोकेशन नोएडा मिली। अब आर्यन के खिलाफ केस दर्ज किया जा रहा है। पता ये चला है कि आर्यन ने अपने भाई और ताऊ को फंसाने के लिए खुद ही गोली मार ली थी। अपने ताऊ अपने भाई अजीत को फंसाने के उद्देश्य से इसने खुद को गोली मारी। वह यह सूचना दी कि इसको इसके भाई द्वारा गोली मार दी गई है। उपरोक्त समस्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आर्यन नाम का व्यक्ति जिसके द्वारा गलत सूचना दी गई थी, उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई इसमें अग्रिम साक्ष्य संकलन करते हुए की जा रही है। संसद में सांसद मनोज झा द्वारा पढ़ी गई कविता का मामला शांत होता नहीं दिख रहा है। अब गाजियाबाद में क्षत्रिय समाज सेवा समिति ने इस मामले को लेकर प्रदर्शन किया है। उन्होंने मनोज झा को सदन से निलंबित करने की मांग भी की है। संसद के विशेष सत्र के दौरान आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा द्वारा क्षत्रिय समाज को लेकर की गई टिप्पणी से इस समाज में गहरा आक्रोश है। इसके विरोध में क्षत्रिय समाज सेवा समिति ने गाजियाबाद में जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं ने कहा कि सांसद ने जो कुछ सदन के पटल पर बोला वो एक समाज को अपमान करने के लिए था, जबकि क्षत्रिय समाज ने हमेशा देश के लिए अपना बलिदान दिया है और देश रक्षा में हमेशा आगे रहे हैं। संगठन ने ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि राज्यसभा के पटल से इस भाषण के रिकॉर्ड को हटाया जाए और सांसद मनोज कुमार झा को निलंबित किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद में कांग्रेस के नेता अकबर चौधरी ने आरोप लगाया है कि उनके खिलाफ झूठे केस दर्ज किए जा रहे हैं। कांग्रेस नेता ने एडिशनल सीपी से मिलकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। उन्होंने कहा है कि जो घटनास्थल दिखाया गया है वहां पर सीसीटीवी हैं, अगर उनकी फुटेज पुलिस निकालेगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कांग्रेस नेता अबरार चौधरी अपने समर्थकों और परिजनों के साथ एडिशनल सीपी दिनेश कुमार पी से मिलने पहुंचे। यहां उन्होंने दिनेश कुमार पी को ज्ञापन दिया
और न्याय दिलवाने की गुहार लगाई। कांग्रेस नेता ने कहा कि एक साजिश के तहत उनके खिलाफ अश्लील हरकत करने जैसी धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। जिस समय ये घटना बताई जा रही है उस समय वो अपने सहयोगियों के साथ इलाहाबाद थे। उन्होंने ये भी कहा कि जहां घटनास्थल बताया गया है वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। अगर पुलिस निष्पक्षता के साथ उन कैमरों की फुटेज चेक कर ले तो सारी हकीकत सामने आ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। 22 सितंबर को साहिबाबाद के महाराजपुर में एक चोरी हुई थी। चोरों ने सुरक्षा गार्डों की एक राइफल, एक बंदूक भी चुरा ली थी। पुलिस ने इस मामले का खुलासा कर दिया है। राइफल और बंदूक बरामद कर ली गई हैं। 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। तो देर रात जब वो अपने मकान में रूम पर सो रहे थे उस समय उनके रूम से 2 लाइसेंसी राइफल उनको चोरों द्वारा चुरा लिया गया था। उक्त संबंध में तत्काल संज्ञान लेते हुए एफआईआर पंजीकृत की गई और इस घटना के अनावरण के लिए टीमें लगाई गई थी, जिसके क्रम में टीमों ने सीसीटीवी फुटेज इत्यादि का अवलोकन किया और उसके आधार पर 2 चोर जिनकी पहचान क्रमशः मुरारी पुत्र मुन्ना जो कि मूल रूप से मधुबनी बिहार का रहने वाला है और यहाँ प्रहलादगढ़ी क्षेत्र में किराए पर रहता था, और पुष्पेंद्र सिंह जो कि जिला शाहजहाँपुर का रहने वाला है और यहाँ किराए पर रहता था। इन दोनों चोरों को पुलिस ने उनको अरेस्ट किया है और उनके पास से ये दोनों जो राइफल थी उनको भी बरामद किया है। ये थी आज की कुछ खास खबरें। अब खबरों का पोस्टमार्टम। भाजपा के नेता संजीव बालियान ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग प्रदेश बनाने की मांग करके या कहीं बात उठाकर एक राजनीतिक भूचाल दिया है। सभी दल इस मुद्दे पर अपनी अपनी राय रख रहे हैं। सभी नेताओं की अलग अलग राय है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है कि जब उत्तर प्रदेश को छोटे राज्यों में बांटने की बात की जा रही है। ये हम सभी जानते हैं कि इससे पहले चौधरी चरण सिंह इस मांग को उठा चुके हैं। उसके बाद केसी त्यागी ने इस मांग को बहुत पुरजोर तरीके से उठाया था। चौधरी चरण सिंह जी भी अपने समय पर इस मांग को कर चुके थे। वो भी चाहते थे कि पश्चिमी यूपी को अलग राज्य बनाया जाए। इसमें वर्ष 2000 में भी एक आंदोलन उससे पहले जब चला था तब उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग राज्य घोषित किया गया था, लेकिन इसके लिए बड़ी लंबी लड़ाई उत्तराखंड के लोगों ने लड़ी थी। 1947 में आज़ादी मिलने के बाद राज्यों के बंटवारे पर इस देश में काम शुरू हुआ था। इसके लिए कई आयोग बने। पहले कृष्णधर आयोग, फिर JVP आयोग, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और सीतारामैया भी थे, और आखिर में बना राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में बना था, लेकिन इससे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू उत्तर प्रदेश के बंटवारे की वकालत कर चुके थे। उन्होंने ये बात कही थी कि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है, इसलिए इस राज्य को छोटे राज्यों में बांट दिया जाना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू ने 7 जुलाई 1952 को लोकसभा में कहा था कि मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात से सहमति रखता हूं कि उत्तर प्रदेश का बंटवारा हो जाना चाहिए। इसे 4 राज्यों में बांटा जा सकता है। हालांकि मुझे संदेह है, ये भी नेहरू ने कहा था कि मुझे संदेह है कि कुछ साथी मेरे विचार को शायद पसंद नहीं करेंगे। हो सकता है मुझसे उलट राय रखने वाले साथी इसके लिए दूसरे राज्यों के हिस्से को शामिल करने की बात कहें। 1955 में आई किताब थॉट्स एंड लिविस्टिक स्टेटस में डॉक्टर BR अम्बेडकर भाषाई आधार पर राज्यों को बांटने की बात करते हैं। BR अम्बेडकर ने उत्तर प्रदेश को 3 हिस्सों में बांटने की बात की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि इससे प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी, राज व्यवस्था पर इतने बड़े राज्य के असमान प्रभाव को कम किया जा सकेगा और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा बेहतर हो सकेगी। तो देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उत्तर प्रदेश को 4 राज्यों में 4 हिस्सों में बांटने की बात की थी और संविधान निर्माता समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 3 हिस्सों में यूपी को बांटने की तब बात की थी। 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। आयोग की सिफारिश पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश के बंटवारे की सिफारिश नहीं की। आयोग के सदस्य
KM पणिकर ने इस पर असहमति जताते हुए कुछ नोट दिए। उन्होंने उत्तर प्रदेश के इतने बड़े आकार के कारण पैदा होने वाले असंतुलन पर चिंता जताई थी। उन्होंने कहा कि विकास के लिए पटेल आयोग ने पूर्वांचल को अलग राज्य बनाने की सिफारिश की थी, लेकिन इस रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। इसके अलावा अलग उत्तर बुंदेलखंड की भी मांग की गई। ये लोग कहते थे कि यूपी के झांसी, बांदा, ललितपुर, हमीरपुर, जालौन, महोबा, चित्रकूट के अलावा मध्य प्रदेश के दतिया, सागर, छतरपुर, टीकमपुर, दमोह और पन्ना को मिलाकर एक नया राज्य बनाया जाए। ये भी 1970 से मांग चल रही है। 1970 में बुंदेलखंड एकीकरण समिति का गठन हुआ था और तभी से बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाने की मांग चल रही है। वर्ष 2014 में भाजपा की सांसद उमा भारती भी अलग बुंदेलखंड बनाने की बात कर चुकी हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही उत्तर प्रदेश के बंटवारे के पक्ष में नहीं रहीं, दोनों इसके खिलाफ रही हैं। 2011 में मायावती ने यूपी के बंटवारे का प्रस्ताव रखा था, तब समाजवादी पार्टी ने विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। उस समय भाजपा, कांग्रेस और बाकी सभी दलों के विधायकों ने समाजवादी पार्टी का ही साथ दिया था। वर्ष 1912 में जब मुख्यमंत्री मायावती थी तो उन्होंने बंटवारे का प्रस्ताव दिया था। उन्होंने भी उत्तर प्रदेश को 4 हिस्सों में बांटने की बात कही थी। पूर्वी यूपी का पूर्वांचल, पश्चिमी यूपी का पश्चिमी प्रदेश, बुंदेलखंड दक्षिण यूपी और मध्य यूपी में अवध प्रदेश, ये उनके 4 राज्य बांटने का प्रस्ताव था। तब केंद्र में यूपीए की सरकार थी, मतलब कांग्रेस नेतृत्व वाली सरकार थी और उस सरकार ने मायावती सरकार के प्रस्ताव को लौटा दिया था। केंद्र ने स्पष्टीकरण मांगा था कि इस जो 4 हिस्सों में बांटने की बात प्रदेश सरकार कर रही है, इन 4 राज्यों की सीमाएं कैसे तय होंगी, इनकी राजधानियां कहाँ बनेंगी, जो प्रदेश पर कर्ज है उसका बंटवारा किस नियम के अनुसार होगा, किस गणित के हिसाब से होगा, ये भी सवाल केंद्र सरकार ने पूछे थे। हालांकि उस वक्त ये भी कहा गया था, क्योंकि 2012 में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित थे, मायावती चुनाव में जा रही थी, तो विपक्ष लोगों ने कहा था कि उत्तर प्रदेश राज्य के 4 हिस्से करने का जो प्रोपेगेंडा रचा जा रहा है, जो बात कही जा रही है, ये मायावती का चुनावी शगुफा है। वर्ष 2012 में मायावती चुनाव हार गई थी। समाजवादी पार्टी ने अखंड उत्तर प्रदेश का नारा दिया था। तो ये उत्तर प्रदेश के बंटवारे की बात 1947 से और अब तक जितनी बार हुई है वो मैंने आपको बानगी दी है। CRPF यानी कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, इसकी महिला टोली अब पूरे देश में अपनी ताकत दिखाएगी, अपना दमखम दिखाएगी। नारी शक्ति का संदेश लेकर क्रॉस कंट्री अभियान शुरू किया जा रहा है। आज 15 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर 10,000 किलोमीटर की दूरी करने वाली एक पूर्ण महिला क्रॉस कंट्री बाइक रैली शुरू हुई है। महिला और बाल विकास मंत्रालय के सहयोग से आयोजित हो रहे इस अभियान में देश की महिला शक्ति या नारी शक्ति का जश्न मनाने के लिए CRPF महिला बाइकर्स का एक समूह शुरू हुआ है, सड़क पर उतरा है। CRPF की कुल 150 महिला अधिकारी 3 टीमों में विभाजित होकर क्रॉस कंट्री अभियान पर निकली हैं। 75 रॉयल एनफील्ड बाइकों पर सवार होकर ये टीमें भारत के उत्तरी श्रीनगर, पूर्वी शिलोंग, दक्षिणी कन्याकुमारी क्षेत्र से यात्रा शुरू कर रही हैं। यह अभियान 31 अक्टूबर को होने वाले ग्रैंड फिनाले के लिए गुजरात के एकता नगर में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर एकत्र होगा। यात्रा के दौरान रास्ते में कई जिलों में विभिन्न कार्यक्रमों की योजना बनाई गई है, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लक्षित समूह जैसे स्कूली बच्चों और कॉलेज की लड़कियों, महिला स्वयं सहायता समूह और NCC कैडेट से बातचीत भी होगी। ये CRPF की जो 150 महिला अधिकारी हैं, एक बहुत बड़ा काम करने जा रही हैं। आपने अल्जाइमर या डिमेंशिया नाम की बीमारी का नाम सुना है? अगर नहीं भी सुना है तो निश्चित रूप पर आप में से बहुत लोग इसके पीड़ित होंगे। दरअसल डेस्क जॉब यानी कि लंबे समय तक बैठकर काम करने वाले लोगों में ये बीमारी बहुत ज़्यादा पाई जा रही है। जो लोग 8 से 10 घंटे लगातार बैठकर काम करते हैं, उन्हें अलर्ट होने की ज़रूरत है। ये बताया जा रहा है कि अल्जाइमर रोग और डिमेंशिया होने का प्रमुख कारण लंबे समय तक बैठकर काम करना है। आमतौर पर इसका असर 60 वर्ष की उम्र के बाद वाले लोगों में अधिक देखा जाता है, तब तक ये बीमारी
पूरी तरह से शरीर में अपना पकड़ बना लेती है। इस पर जो रिसर्च कर रहे हैं उन लोगों का कहना यह है कि डेस्क जॉब करने वालों में समय के साथ गंभीर न्यूरोलॉजिकल विकारों के विकसित होने का खतरा पैदा हो जाता है। ये आप में अल्जाइमर जैसी गंभीर बीमारियों के खतरे को बढ़ाने वाली बात हो सकती है। अल्जाइमर रोग 60 वर्ष के बाद ज़्यादा बीमार करता है, ज़्यादा परेशान करता है। इसमें ये बताया जा रहा है कि कुछ दशकों पहले तक जो वयस्क लोग हैं, एडल्ट लोग हैं, उनमें डिमेंशिया या अल्जाइमर रोग के खतरे को बिल्कुल भी नहीं पाया जाता था, मिलते नहीं थे। जवानी की अवस्था में अल्जाइमर के लक्षण नहीं मिलते थे। लेकिन जैसे जैसे अब युवा वर्ग का काम बढ़ रहा है, वर्क फ्रॉम होम हो रहे हैं, 6-6, 8-8 घंटे कंप्यूटर पर बैठे रहते हैं, तो उससे ये बीमारी ज़्यादा बढ़ रही है। और WHO ये बता रहा है कि इस समय 55 मिलियन लोग अल्जाइमर से पीड़ित हैं। लाइफस्टाइल के चलते इस तरह की समस्याएं और ज़्यादा बढ़ गई हैं। इसमें ये अब कहा जा रहा है कि अगर आप 8 से 10 घंटे लगातार काम करते हैं तो बीच में कम से कम 20 से 25 मिनट का ब्रेक लेना भी शुरू करें हर 3-4 घंटे में, ताकि आपकी बॉडी, आपका शरीर रिलैक्स हो सके। देश में महंगाई बढ़ने का अंदेशा बढ़ गया है। बिल्कुल निश्चित रूप से ये चिंताजनक खबर है। दरअसल कच्चे तेल के दाम धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते $100 प्रति बैरल पहुंच गए हैं। भारतीय क्रूड पिछले महीने $97 के पार हो गया। ये भी है कि चालू खाते के घाटे में 2 तिमाही में 7 गुना की वृद्धि हुई है। इसका कारण भी कच्चा तेल की महंगाई है, क्योंकि कुल आयात में लगभग 1/4 हिस्सा इसी का होता है। हाल ही के महीनों में कच्चे तेल की आयात में मात्रा कम हुई है, लेकिन दाम अधिक होने के कारण भुगतान ज़्यादा करना पड़ रहा है। सोने के आयात में भी बढ़ोतरी हुई है। यूरोप और चीन में आर्थिक सुस्ती के कारण फैक्ट्री में बनी वस्तुओं के निर्यात में गिरावट आई है। इससे भी चालू खाते का घाटा बढ़ा है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस स्थिति में रुपये पर दबाव बढ़ेगा और डॉलर की तुलना में इसकी कीमत 84 तक जा सकती है। इसी के कारण कच्चे तेल के अलावा इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, सेमीकंडक्टर, खाने पीने के तेल, दाल समेत सभी चीज़ों का आयात महंगा हो जाएगा। और महंगाई का ये जो असर होगा ये आम आदमी की जेब पर भी पड़ेगा। तो ये देश और दुनिया की आज की कुछ खास खबरें मैंने आपके सामने रखी। अपने आसपास के शहरों की तमाम महत्वपूर्ण खबरों को देखने के लिए देखिए युग करवट यूट्यूब चैनल। विस्तृत रूप से जानकारी चाहते हैं तो पढ़िए युग करवट समाचार पत्र। युग करवट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा। नमस्कार।